नमस्कार। चार्टर्ड शिक्षा समूह में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम व्याकरण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम देख रहे हैं आज विराम चिन्हों के बारे में जानकारी। विराम चिन्ह मतलब क्या? जो भी हम बोलते हैं, बोलते वक्त जहाँ जहाँ पर भी हम रुकते हैं, जिस मात्रा में रुकते हैं उसी मात्रा के अनुसार एक विराम चिन्ह तय किए गए हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम होता है थोड़ा रुकने के लिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रुकते हैं तो वहाँ पर होता है अर्ध विराम, और पूरी तरह से वाक्य पूरा करके रुकते हैं, अधिक आराम लेते हैं तो वहाँ पर होता है पूर्ण विराम। तो ये जो विराम चिन्ह है कहीं कहीं पर हमें प्रयुक्त करने हैं, कैसे करने हैं इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। विराम चिन्ह की बहुत ज़रूरत है, यह हम सभी को पता ही है। और देखते हैं बच्चों कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा है योजक चिन्ह, छठा है विस्मय सूचक चिन्ह, सातवां है एकहरा उद्धरण मतलब अवतरण, अगला है दोहरा उद्धरण मतलब दोहरा अवतरण, अगला है विवरण चिन्ह, 10वां है कोष्टक चिन्ह और 11वां है लाघव चिन्ह। तो देखिए बच्चों किस किस तरीके से ये प्रयुक्त किए जाते हैं। पूर्ण विराम कब प्रयुक्त किया जाएगा? जब हमारा वाक्य पूरा होगा तो उसके अंत में वह पूर्ण विराम दिया जाता है। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वह एक दंड के अनुसार होता है बच्चों, लेकिन हिंदी में यह पूर्ण विराम ही है, उसे दंड हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। दूसरा है अल्प विराम। यहाँ पर देखिए वाक्य दिया हुआ है, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था के बाद पूर्ण विराम आया है। अगला देखिए अल्प विराम। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं तो वहाँ पर क्या दिया जाता है? अल्प विराम। अल्प विराम का साइन इस तरह से मतलब चिन्ह देखिए किस तरह से हम उसे प्रयुक्त करते हैं। अरे हाँ, अरे हाँ के बाद है देखो, बाद में है उमा से कह देना जरा करीने से आई के बाद फिर पूर्ण विराम आया। अरे हाँ अल्प विराम, देखो अल्प विराम। साथ ही साथ जब भी जैसे कि जनवरी फरवरी महीनों के नाम हो, एक साथ जब भी अलग अलग प्रकार के नाम आते हैं एक के बाद एक, तब भी हम क्या करते हैं? अल्प विराम दे देते हैं। यह बात आप ध्यान में रखिए। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह देखिए बच्चों यहाँ पर है, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो तो वहाँ पर अर्ध विराम दिया जाता है। जैसे कि देखो, सभा सोसाइटी में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। सभा सोसाइटी में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ी लिखी न हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। अल्प विराम से हम ज़्यादा रुके हैं लेकिन पूर्ण विराम से कम रुके हैं। और अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न क्वेश्चन मार्क। आप जानते ही हैं जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न चिन्ह के बगैर वह प्रश्न पूरा होता ही नहीं। अगर प्रश्न पूछा गया है तो अंत में प्रश्न चिन्ह होना जरूरी है। अगला है योजक चिन्ह। योजक मतलब जिसे हम क्या करते हैं? दो शब्दों के बीच में हाइफन जिसे हम कहते हैं। हाइफन मतलब योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच में जो छोटी सी आड़ी रेखा होती है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है खुद पढ़े लिखे, आस पास, है ना। फिर दो संख्याएं होती हैं 4 5 9 2, है ना। तो इनके बीच ऐसा योजक चिन्ह आता है। साथ यहाँ पर दिया है जैसे खुद पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के बीच में योजक चिन्ह आया है। सभा सोसाइटियों, इन दोनों के बीच में आया हुआ है। अपने अपने ये जो शब्द होते हैं ऐसे उसमें यह योजक चिन्ह होता है। अगला है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक मतलब विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह होता है, मतलब जब भी हम चकित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, तब इस तरह का चिन्ह आता है। चकित कब होते हैं? आनंद से भी होते हैं, जब हमें हर्ष होता है, बहुत आनंद होता है तभी भी आश्चर्यचकित होते हैं, या जब दुख होता है वहाँ पर भी मतलब उसी स्थिति में भी हम
आश्चर्यचकित होते हैं। देखिए, हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हम यह जो भी चिन्ह है वह प्रयुक्त करते हैं। देखिए, जैसे कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत, इस तरह से आनंद आ गया। जहाँ पर विस्मय होता है वहीं पर ही यह चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखिए, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम कहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह ऐसा भी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, उपनाम हो या किसी का किताब का नाम हो किसी के, तो इसका प्रयोग किया जाता है। किसी का नाम, उपनाम या किसी किताब का नाम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निराला। तो निराला किस में आया? इकहरा अवतरण में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। इस तरह से निराला यह शब्द जो है, उनका जो उपनाम है, वह नाम किस में आया है? इकहरे उद्धरण में। अगला देखिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के कथन को जो कि त्यों लिखना हो, जब किसी ने कुछ कहा हो और वही कथन जो कि त्यों लिखना होता है, जैसे कि वैसा यहाँ पर हम लिख कर देते हैं, तो वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह आता है। जैसे कि देखो, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा, भोग क्या क्या लगेगा। इस तरह से विवरण चिन्ह, विवरण मतलब स्पष्टीकरण चिन्ह, स्पष्टीकरण। किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि विशेषण के निम्नलिखित भेद है, यहाँ पर विवरण चिन्ह। गुणवाचक हमने देख लिए हैं, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और सार्वनामिक है ना। तो इस तरह से जब भी विवरण होता है तब विवरण का चिन्ह वहां पर दिया जाता है। समझ गए बच्चों? अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक ब्रैकेट, कंस। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम किताब में देखते हैं रीढ़ की हड्डी यहाँ पर है, देखिए कोष्टक में जो भी मन में लगता है, उमा के भाव हो या राम स्वरूप के हो, कि जो भी भाव है वे कोष्टक में दिए हुए हैं, तो वहाँ पर कोष्टक प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि राम स्वरूप चौंक कर, यह कोष्टक में है। राम स्वरूप चौंक गए हैं, यह हमें कैसे पता चला? क्योंकि कोष्टक में दिया है। बिजनेस, वे शादी को बिजनेस मानते हैं। समझकर, बाद में कोष्टक है। ओह अच्छा अच्छा, इस तरह से मैं उनके मन के भाव जो है वह समझने के लिए हमें यहाँ पर कोष्टक में दिए गए हैं। अगला है लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह किस तरह से है, यहाँ पर दिया गया है। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि डॉक्टर, हम डॉक्टर लिखते वक्त क्या करते हैं? सिर्फ डॉ करते हैं और उसके आगे लाघव चिन्ह लगाते हैं। पंडित, पन लिखते हैं और उसके आगे लाघव चिन्ह। जैसे कि पंडित के स्थान पर प, जिला के स्थान पर जी, डॉक्टर के स्थान पर डॉक्टर, ऐसे हम लिखते हैं। लिखते डॉ है लेकिन पढ़ते डॉक्टर है, लिखते प है लेकिन पढ़ते पंडित है, लिखते जी है लेकिन पढ़ते जिला है। इस तरह से लाघव चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। अगला है बच्चों काल परिवर्तन। काल परिवर्तन यह हमें 2 अंकों के लिए है, ध्यान में रखिए। इससे पहले जितने भी प्रश्न हुए वे सभी 1 अंक के लिए थे। अब यहाँ से आगे जो है वे प्रश्न 2-2 अंकों के लिए है। यह बात आप ध्यान में रखिए। काल जो है यह हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, काल परिवर्तन यह हमें 2 अंकों के लिए है। तो काल हम कैसे पहचाने? इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप काल के 2 अंक हासिल कर सकते हैं। ध्यान में रखें, पहली बार हमने ले लिया है वर्तमान काल, बाद में भूतकाल और बाद में भविष्य काल। अब
भविष्यकाल के भी तीनों भेद है। कौन कौन से? सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। मतलब वर्तमान काल और भूतकाल के तीनों भेद थे। पहले भविष्यकाल के तीनों भेद नहीं थे, सिर्फ सामान्य भविष्यकाल था, लेकिन अब हमें भविष्यकाल के भी तीनों भेद है, यह पता ही है ना बच्चों। तो देखिए हम किस तरह से पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। तीनों के भी फिर से तीन भेद हैं। पहला है सामान्य, दूसरा है अपूर्ण, तीसरा है पूर्ण। मतलब सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। इस तरीके से यहाँ पर ये भेद होंगे। कुल मिलाकर ये 9 भेद हुए। किस तरीके से हम इन्हें ध्यान में रखेंगे? देखिए सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल पहला कौन सा भी हो वह है हूँ से ही पूरा होगा। पहला नियम है वर्तमान काल कौन सा भी मतलब सामान्य, अपूर्ण या पूर्ण हो, वह है हूँ इन सहायक क्रियाओं से ही पूरा होगा। भूतकाल था थी थे से पूरा होगा। अपवाद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के अंत में थाती थे, है हूँ, गागी गे, इसमें से कुछ भी नहीं आता, वह क्रिया से ही पूरा होता है। अगला है भविष्यकाल। भविष्यकाल क्रिया को गागी गे लगकर ही पूरा होता है, यह ध्यान में रखिए। आगे देखिए, पहला हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे हम? पहला तो नियम हमने देखा कि वाक्य के अंत में है हूँ है, फिर वह सामान्य होगा, अपूर्ण होगा या पूर्ण होगा। तो सामान्य कैसे? क्रिया को ता ती ते प्रत्यय लगते हैं। क्रिया को प्रत्यय जो होते हैं तो उस क्रिया में ही आएंगे, क्रिया से अलग शब्द नहीं होगा। इसी कारण ध्यान में रखिए वह उसी में ही होगा, क्रिया में ही होगा। क्रिया को ता ती ते यह प्रत्यय लगते हैं, अंत में है हूँ जैसे कि वैसा आएगा। देखिए उदाहरण, मैं पढ़ाई करता हूँ। करना यह क्या है? क्रिया है। करना, नाना के शब्द जो होते हैं, खाना पीना, सोना जगना, उठना बैठना, रोना धोना, हंसना, ये जो शब्द होते हैं सभी नाना के अंत में जो ना आता है वे सभी क्रिया होती है। वे जैसे कि वैसे यहाँ पर आती है ऐसी बात नहीं, लेकिन ध्यान में रखें हमें क्रिया पहचानना आना चाहिए। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं गांव जाता हूँ, ता, करता, खाना, खाता, है ना, जाना, जाता, मतलब क्रिया को ता यह प्रत्यय। ये जो ताती ते है पुल्लिंग, लड़का बोल रहा है, अगर लड़की है तो मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ ऐसा कहेगी। और ते बहुवचन, हम खाना खाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम गांव जाते हैं। इस तरीके से ताती ते कैसे आएगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन, नपुंसकलिंग नहीं है हिंदी में, बहुवचन। तो इस तरह से सामान्य वर्तमान काल हम पहचानते हैं। सामान्य वर्तमान काल मतलब क्रिया को ताती ते प्रत्यय लगता है, वाक्य है हूँ से पूरा होता है एक वचन, है बहुवचन, हूँ मैं के लिए। समझ गए बच्चों? अगला देखिए सामान्य भूतकाल। अनुपात के रूप में हम अध्ययन करेंगे, मतलब तुलना करके, तभी हम अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर तातीते प्रत्यय है सामान्य वर्तमान काल में, यहाँ पर थातीते है ही नहीं। ध्यान में रखें तातीते यह अक्षर है, थातीते यहाँ पर क्रियाएं है। तो ध्यान में रखने के लिए तातीते है, थातीते नहीं है, मतलब यहाँ पर ये जो क्रिया है वह नहीं आएगी, मुख्य क्रिया से ही वह वाक्य पूरा होगा। एक ही वाक्य हमने ले लिया है, कौन सा लिया है? मैं पढ़ाई करता हूँ। यहाँ पर मैंने पढ़ाई की, करना यह क्रिया है, उस क्रिया से ही यहाँ पर वाक्य पूरा हो चुका है, मैंने पढ़ाई की। आगे देखिए गागी गे क्रिया को लगेंगे, वाक्य पूरा हो जाएगा। क्या होगा? मैं पढ़ाई करूँगा। भविष्य में की थी, नहीं है, अभी है, कर रहा हूँ, नहीं है, भविष्य में करूँगा। करना यह क्रिया है, उसे गा मतलब लड़का यहाँ पर बोल रहा है, इसी कारण करूँगा। मैं पढ़ाई करूँगी, लड़की है तो, और सभी है तो हम पढ़ाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर तातीते है, वहाँ पर गागी गे है। समझ गए बच्चों? अगला देखिए अपूर्ण।
अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्यकाल। देखिए अपूर्ण सबसे आसान है। अपूर्ण है मतलब अभी पूरा नहीं हो रहा है, शुरू है, जारी है मतलब अपूर्ण है, हो रहा है। इसी कारण यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, क्रिया के बाद रहा, रही, रहे शब्द आएंगे। क्रिया के बाद ऐसा मैंने कहा है, यहाँ पर क्रिया को है, यहाँ पर क्रिया के बाद है। जो भी क्रिया के शब्द है उसके बाद रहा, रही, रहे ये शब्द आएंगे। रहा पुल्लिंग, रही स्त्रीलिंग, रहे बहुवचन के तौर पर। देखिए और अंत में वर्तमान काल है तो है हूँ, भूतकाल है तो थाती थे, भविष्यकाल है तो गागी गे। यही नियम तीनों के लिए है बच्चों। देखिए क्रिया के बाद रहा, रही, रहे, क्रिया के बाद रहा, रही, रहे, क्रिया के बाद रहा, रही, रहे। अगर वर्तमान काल है तो है हूँ आएगा अंत में वाक्य पूरा करने के लिए। भूतकाल है तो थाती थे आएगा वाक्य पूरा करने के लिए। भविष्य काल है तो गागे गे आएगा वाक्य पूरा करने के लिए। समझ गए? लेकिन रहा, रही, रहे ये जो नियम है तीनों के लिए एक जैसा है। अपूर्ण में, अपूर्ण में देखिए क्रिया के बाद रहा, रही, रहे, यहाँ पर हमने वाक्य लिया है मैं पढ़ाई करता हूँ। यहाँ पर क्रिया कौन सी है? करना क्रिया है। अब इसके बाद हमें रहा, रही, रहे रखना है तो यहाँ पर क्या होगा? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देखिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा, यहाँ तक तो एक जैसा ही आएगा वाक्य। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। यहाँ पर होगा नहीं, हूँगा आएगा। जैसे कि हूँ, यहाँ पर हूँ है तो इसे गा प्रत्यय लगा। किसमें? भविष्य काल में। है कि नहीं आसान बच्चों? अपूर्ण में वो अपूर्ण है, शुरू है, जारी है, इसी कारण रहा, रही, रहे ऐसा आएगा। अब देखिए पूर्ण। पूर्ण में क्या है? जब पूर्ण वाक्य होता है, भूतकाल में शुरू होता है, वर्तमान काल में पूरा होता है। हमें परिभाषा की ओर जाना ही नहीं है, सिर्फ हमें पता लगाना है कि कैसे पहचाने। यहाँ पर ट्रिक सहित मैं बता रही हूँ। पहले जब पूर्ण करना है, कौन सा भी पूर्ण हो, चाहे वर्तमान का हो, भूतकाल का हो, भविष्य काल का हो, जब भी वाक्य पूर्ण करना होता है तो बच्चों हमें पहले लेना है सामान्य भविष्य काल का वाक्य। यहाँ पर जो भी सामान्य भविष्य काल का वाक्य है वही ले लो और सभी की ओर रखो। कौन सा वाक्य है सामान्य भूतकाल का? मैंने पढ़ाई की। सामान्य भूतकाल का नियम ही यही है कि अंत में थाती थे नहीं आएगा, है हूँ नहीं होगा, गागे गे नहीं है, क्योंकि है हूँ वर्तमान का है, गागे गे भविष्य का है। इसी कारण यहाँ पर थाती थे है ही नहीं। मैंने पढ़ाई की मतलब क्रिया से ही वह वाक्य पूरा हो चुका है, तो वही वाक्य लीजिए और हर एक काल में रखिए। अगर पूरा है तो, पूर्ण है तो, और उसके आगे इन नियमों के जरिए जो भी सहायक क्रियाएं है वह रख दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ाई की, वही वाक्य मैंने लिया, है आगे रखा। मैंने पढ़ाई की, वही वाक्य लिया, भूतकाल है इसी कारण थी सहायक क्रिया रखी। यहाँ पर देखिए मैंने पढ़ाई की, यहाँ तक वाक्य लिया, भविष्य काल है इसी कारण मैंने होगी ऐसा लिखा। है कि नहीं आसान बच्चों? देखिए सामान्य वर्तमान काल तातीते से प्रत्यय लगेगा अक्रिया को और है उसे पूरा होगा। यहाँ पर थाती थे नहीं है, क्रिया से ही पूरा होगा। यहाँ पर गागी गे है। अपूर्ण चाहे वर्तमान हो, भूतकाल हो या भविष्यकाल हो, सभी में क्रिया के बाद रहा, रही, रहे आएंगे, सभी में आएंगे, तीनों कालों में भी। और अंत में वर्तमान है तो है हूँ, भूतकाल है तो थाती थे, भविष्यकाल है तो गागी गे। पूर्ण में सभी में सामान्य भूतकाल का वाक्य रखिए और अगर वर्तमान काल है तो अंत में है उसे वाक्य पूरा कीजिए, भूतकाल है तो थाती थी से वाक्य पूरा कीजिए, भविष्य काल है तो गागी से वाक्य पूरा कीजिए। बहुत ही आसान है बच्चों, यह 2 अंकों के लिए है। इसी जरिए आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आप 2 अंक बिल्कुल हासिल करते हैं। समझ गए बच्चों? देखिए बच्चों काल परिवर्तन के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी हमने जो भी नियम देख लिए हैं उन्हीं नियमों के अनुसार यहाँ पर ये जो काल परिवर्तन है यह हो गया है। देखते हैं, अली घर से बाहर चला जाता है, सामान्य भूतकाल कीजिए। हमने क्या किया है? सामान्य भूतकाल में अंत में थाती थे नहीं आएगा, क्रिया से ही वाक्य पूरा होगा, ऐसा देख लिया है। अली घर से बाहर चला गया, जाता मतलब गया,
उसका भूतकालिक रूप आ चुका है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जितने भी हमने उदाहरण देखे हैं वे उसी नियमों के जरिए हो चुके हैं और आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। हर एक वाक्य में पढ़कर आपको नहीं दिखाऊंगी। अभी जो मैंने कोष्टक से आपको समझाया है उसके जरिए एक सभी उदाहरण है कि नहीं आप देखिए और उदाहरण लेकर और भी उदाहरणों का आप अध्ययन कीजिए। अगला देखते हैं हम वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार के हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के भेद हमें दिखाई देते हैं। बच्चों, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के भेद हैं और अर्थ की दृष्टि से लगभग 7-8 प्रकार हैं, लेकिन उसमें से 6 आएंगे, यह ध्यान में रखिए। अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से हम कैसे ध्यान में रखेंगे? रचना की दृष्टि से जो होते हैं रचना 3 ही है, तो भेद भी 3 ही है। कौन से? देखिए, रचना की दृष्टि से 3 भेद हैं। पहला है सरल, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है मिश्र, रचना की दृष्टि से। और यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से जो है वह 6 भेद हमें अध्ययन के लिए 6 है, किताब में 7 है, 8, 9, 10, 11 ऐसे भी हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 6 ही भेदों का अध्ययन करना है। बाकी के मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, लेकिन अध्ययन के लिए हमें 6 ही है, यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। कई छात्र ऐसे कहते हैं कि रचना के आधार पर कैसे पहचाने और अर्थ के आधार पर कैसे पहचाने। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर जो भी भेद होते हैं उनके अंत में अर्थक अर्थ कैसा होता है, जैसे कि विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, संदेहार्थक, है ना, इच्छार्थक, संकेतार्थक, अर्थक अर्थक अर्थक। अंत में जो अर्थक इस नाम से वह पूरा हुआ है वह अर्थ के आधार पर है। और जहाँ पर अर्थक ऐसा शब्द नहीं है, सरल वाक्य, सरल या साधारण, मिश्र, संयुक्त, इसमें अर्थक अर्थक ऐसा आया हुआ है क्या? नहीं। तो ये जो है ये रचना के आधार पर है, यह बात आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर प्रश्न यह भी 2 अंकों के लिए है। पहला प्रश्न होगा रचना के आधार पर वाक्य पहचानिए, जो भेद है वह पहचानिए, मतलब वह सरल है, संयुक्त है या मिश्र है, यह पहचानना है। और दूसरा प्रश्न होता है अर्थ के आधार पर वाक्य में परिवर्तन कीजिए। एकाध अर्थ का मतलब जैसे कि विधानार्थक वाक्य दिया तो आप उसका आज्ञार्थक कीजिए या निषेधार्थक कीजिए या प्रश्नार्थक कीजिए, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो वही हमें परिवर्तित करना है। आमतौर पर देखा जाए तो बच्चों, जब भी परिवर्तन किया जाता है तब उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए, लेकिन कई वाक्य ऐसे होते हैं कि वहाँ पर उसके विरोध अर्थ में जो शब्द नहीं होते वहाँ पर हम ना, नहीं, मत ऐसे शब्द डालकर उसका अर्थ बदलकर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जब उसी प्रकार के वाक्य होते हैं तब यह बात ध्यान में रखिए। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो उदाहरण दिए हुए हैं। विधानार्थक मतलब क्या? जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना होती है, होने की सूचना होती है तब उसे क्या कहते हैं? विधानार्थक। विधानार्थक एक वाक्य होता है, उसमें नकारात्मकता नहीं होती, होना सूचित होता है, सकारात्मक वह वाक्य होता है। जैसे कि देखो, सिरचन को लोग चतुर भी समझते हैं, होना है, चतुर भी समझते हैं। करामत ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, विधानार्थक है। दूसरा है, देखिए, विधानार्थक वाक्य। दूसरा है निषेधार्थक। निषेध मतलब नकारात्मक, निगेटिव वाक्य, है ना। तो यहाँ पर ना यह शब्द होते हैं, नहीं ये शब्द होते हैं। देखिए, हम अपना विस्तार नहीं करते, मतलब नकारात्मकता यहाँ पर दर्शाई जाती है। मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है, नहीं ना शब्द ये है। देखिए, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। अगला देखिए कौन सा हुआ? विधानार्थक, प्रश्नार्थक। अगला है आज्ञार्थक। आज्ञा दी जाती, ऑर्डर जिसे हम कहते हैं वह। जैसे कि करामत अली, अपना ध्यान रखो, किताब में ध्यान दो, आप सभी छात्र पढ़ाई करें। इस तरह से गाय को खुला छोड़ दो, भैया मिठाई बांटो, इस तरीके से ये
वाक्य होते हैं अज्ञार्थक के। इच्छार्थक या इच्छावाचक, जब भी हम हमारी इच्छा प्रकट करते हैं तो वह होता है इच्छार्थक। जैसे कि ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, मेरी इच्छा है कि देखने वाले देखते ही रह जाए। मानो दीदी आप सदा सुखी रहे, मेरी इच्छा है, इच्छा दर्शाई है। अगला है संदेह, मतलब संदेहार्थक वाक्य। संदेह, आशंकाएं जहां पर होती है वहां क्या होता है, संदेह। शायद आज बारिश होगी, होने वाली है, आपको पता है, पता नहीं, हमें लगता है, संदेह है, आशंका है। मानो के ससुराल वाले चीक व शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे शायद, है ना, इस तरह से। अगला है संकेतार्थक, संकेत सूचित करता है। देखिए, अगर गाय दूध नहीं देती तो इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, संकेत किया है। देखिए अगला है विस्मयादिबोधक। हर एक वाक्य में पढ़कर नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पर अलग अलग और भी उदाहरण दिए हुए हैं, एक दो उदाहरण में पढ़कर बता रही हूँ, आप सभी उदाहरण पढ़ लीजिए। अगला है विस्मयबोधक या विस्मयार्थक। जब भी हम चकित होते हैं, विस्मित होते हैं, तब ऐसे वाक्य बोल जाते हैं। देखिए, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ओह, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है यहाँ पर, इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। मानो कुछ नहीं बोली, बेचारी, है ना, विस्मित हो। अब ये जो है ये सभी अर्थ के आधार पर है। देखिए हमने कौन कौन से देखे हैं, विधानार्थक वाक्य देखा, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयार्थक, है ना। ये सभी अर्थ की दृष्टि से है। इनमें से कोई भी एक वाक्य आएगा, जैसे कि विधानार्थक का आएगा और आपको प्रश्नार्थक कीजिए या आज्ञार्थक कीजिए ऐसा कहा जाएगा, विस्मयार्थक आएगा और विधानार्थक कीजिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो आप इसका परिवर्तन अच्छी तरह से कर लीजिए। जैसे कि वह बहुत ही छोटा है, वह बहुत ही छोटा है, ऐसा वाक्य आया और उसका आपको निषेधार्थक करने के लिए कहा, तो आप क्या करेंगे, वह बहुत छोटा है, तो उसका क्या होगा, वह बहुत छोटा नहीं है, वह छोटा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। प्रश्नार्थक, क्या वह बहुत बड़ा है, नहीं, छोटा है। असल में जवाब क्या आएगा, छोटा है। वाक्य का अर्थ हमें नहीं बदलना है, लेकिन कई पर अपवाद होता है, तब वाक्य का अर्थ बदलकर हमें वह परिवर्तित करना पड़ता है, ध्यान में रखिए बच्चों। अब देखते हैं हम रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से पहला वाक्य है सरल वाक्य। यहाँ पर है, देखिए सरल वाक्य। सरल वाक्य मतलब क्या, वहाँ पर अर्थ देखना नहीं है, वह कौन से भी अर्थ, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कौन सा भी होगा, लेकिन जब भी एक वाक्य होता है, एक वाक्य, तब उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। देखिए सरल वाक्य, लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, सरल वाक्य है, एक वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। ध्यान में रखो बच्चों, संयुक्त मतलब एक से ज्यादा है। जब दो सरल वाक्य आते हैं तो हम उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बीच में जो भी शब्द आता है वह समुच्चय बोधक अव्यय का होता है, उसे हम हटाते हैं तो दो अलग अलग वाक्य हमें मिलते हैं। जैसे कि देखो संयुक्त वाक्य, करामत अली ने हौले से गाय को पुचकारा और उसके शरीर पर हाथ फेरा। और यह शब्द जब हम निकालते हैं तो करामत अली ने हौले से गाय को पुचकारा, यहाँ तक एक वाक्य कंप्लीट होता है, हमें अर्थ समझ में आता है। दूसरा देखो, उसके शरीर पर हाथ फेरा, यह भी एक कंप्लीट वाक्य है। मतलब दो सरल वाक्य जब जुड़ जाते हैं तब उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बहुत आसान है। और किंतु, परंतु, बल्कि, चूंकि, इसलिए, ये जो शब्द है, परंतु, लेकिन, ये जो शब्द है, ये शब्द जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला है मिश्र वाक्य। यहाँ पर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब क्या, यहाँ पर एक प्रधान वाक्य होता है, एक गौण वाक्य होता है। मतलब यहाँ पर एक पूरा वाक्य होता है, उस पर डिपेंड दूसरा वाक्य रहता है, उसे हम मिश्र, मतलब एक ही वाक्य में एक वाक्य पूरा अर्थ प्रतीत करता है और दूसरा वाक्य दूसरे पूरे वाक्य पर अर्थ प्रतीत करने के लिए डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। देखिए, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है,
क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। क्योंकि यह शब्द आया। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अलग ही आनंद है। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अलग ही आनंद है। की ने जोड़ा है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। इस तरीके से बच्चों यह मिश्र वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्र यह रचना के आधार पर है, ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं हम वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण इसके लिए भी 2 अंक हैं। 2 प्रश्न आएंगे, हर एक वाक्य में 2 गलतियां होगी, वह हमें सुधार करके लिखनी है। तभी एक गलती के लिए आधा, ऐसे 4 गलतियों के लिए 2 अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। एक गलतियां बच्चों हम कैसे कैसे करते हैं, देखिए वाक्य लिखते समय प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक संबंधी अनेक गलतियां होती हैं। कैसे होती है, देखिए सर्वनाम का गलत प्रयोग हम कैसे करते हैं। मैं मेरा काम करता हूँ, गलत है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं मेरा काम नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम है वह। हमारे को भी वह बात बताओ, हमारे को भी वह बात बताओ, ऐसा हम कहते हैं क्या, नहीं, मुझे भी वह बात बताओ। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। निजवाचक सर्वनाम का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का गलत प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है जो कि सही ऐसा है। अगला है विशेषण का गलत प्रयोग। विशेषण देखिए, इस मंदिर में अनेकों गणेश की मूर्तियां हैं, ऐसा नहीं, अनेक गणेश मूर्तियां हैं। अगला है सारे गांव के लोग ईमानदार हैं, नहीं, सारे गांव के नहीं, गांव के सारे लोग, सारे गांव के लोग ऐसा नहीं, गांव के सारे लोग ऐसा आना चाहिए। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गलत, हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्ध गाय और दूध शुद्ध का क्या शुद्ध है, गाय का शुद्ध दूध, यह बराबर है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। ईश्वर पक्का है या कच्चा है, आपको पता है, नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। इस तरह से हमें लिखना जरूरी है। यह विशेषण का गलत प्रयोग होता है। वचन के प्रयोग में वचन देखिए, गोवा तट पर, गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। लोग तो बहुत है, तो सिर्फ अनेक कहो, अनेक यही बहुत कहता है, तो उसका फिर से बहुवचन करने की जरूरत है नहीं। गोवा समुद्र तट पर अनेक लोग थे, यह सही है। पुस्तक का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ दंग रह गई, यह सही है। अगला वाक्य रचना दोष देखिए कैसा होता है। मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए, ऐसा ही होना आवश्यक है। शीर्षण को चटोर भी समझते हैं लोग, शीर्षण को लोग चटोर भी समझते हैं। इस तरह से वाक्य हो। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, रावण यह व्यक्ति का ही नाम है, तो फिर से व्यक्ति लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, रावण बहुत ज्ञानी था। मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, करता हूँ, ऐसा नहीं आएगा। लड़कियों को अधिक जरूरत नहीं है पढ़ने की, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह वाक्य हमें बच्चों सही लगता है। तो इस तरीके से वाक्य शुद्धिकरण में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि सर्वनाम हो, विशेषण हो, वचन हो या वाक्य रचना दोष हो। साथ साथ कारक का भी हम क्या करते हैं, ये जो गलत प्रयोग है वह कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताती हूँ। नदी में नाव पर गाड़ी लाद ली, कहीं कहीं पर ऐसा होता है, नदी पर नाव में गाड़ी लाद ली, यह वाक्य आया हुआ था, नदी पर नाव में गाड़ी लाद ली। बच्चों यह गलत है, नदी में नाव पर गाड़ी लाद ली, में और पर यहाँ पर 2 क्या आए हैं, कारक आए हुए हैं, तो कारकों का भी हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों आशा है कि यह जो सब व्याकरण है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर ही हम रुकते हैं, आप अच्छी तरीके से व्याकरण पर अंक हासिल करें। धन्यवाद।